सुप्रभात बच्चों स्वर्णिका हिंदी पाठमाला में आपका पुनः स्वागत है। तो बच्चों आज हम कक्षा 7 में 17वां पाठ नीलू पढ़ेंगे। नीलू के विषय में कहने से पूर्व उसकी माता के विषय में जान लेना अत्यंत आवश्यक होगा। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से जानी जाती थी। सामान्य कुत्तों से भिन्न उसका रंग रूप जैसे राजसी विशेषता लिए था। हिरणी के समान बेगबती, सजग खड़े कान, सब्र रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ बुद्धिमान प्रकट करती काली छोटी आंखें उसके स्वरूप को जैसे चार चांद लगाते थे। शीतकाल में बर्फ से ढके रास्तों से होकर वह आवश्यक सामान की खरीदारी कर लाती थी। बर्फीले मार के उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेजते। मार्ग में रास्ता बना लेने की सजग चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान पर पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले में कपड़ा खोलकर रुपए सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारा सामान लेकर बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और उसकी लूसी से मित्रता हो गई। उन्हें सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुरने वाले प्रदेश का सामना कर जीवित बच गया। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक जाने आने लगी। एक दिन लूसी लौटकर वापस ना आ सकी। संभवतः शीतकाल में घ्राण शक्ति कमज़ोर हो जाने के कारण किसी लकड़बग्घे के आने की गंध ना मिली तो वह आहार बन गई होगी। लूसी के लिए सभी रोए। उसके बच्चे की तो एक दिन पहले ही आंखें खुली थी। वह माँ के दूध के अभाव में रो रहा था। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता, रजाई में उसे सुलाया जाता, परंतु उसमें माँ के समीप जैसी ऊष्णता ना पाकर रोता चिल्लाता रहता। अंत में उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया गया। यहाँ वह माता के समीप के भ्रम से सो गया। डलिया में ऊन की गेंद सा लगता था। प्रयाग लौटते समय उसे साथ लेते आए। वह अब बड़ा हो चला था। उसका रंग रूप भी निराला था। रोमों के पीले, भूरे और काले रंगों के मिलन से जो रंग बनता था वह एक प्रकार का धूप छाई हो गया था। धूप पड़ने पर एक ही झलक मिलती है, छाँव में दूसरे की और दिए के उजाले में तीसरे की। सिर सामान्य कुत्तों से बड़ा, चौड़ा और लंबोतरा परंतु सुडौल था। पूंछ सहन रोमों से युक्त पर ऊपर की ओर मुड़ी हुई, कुंडलीदार। पैर अल्सेशियन कुत्ते के समान लंबे और पंजे भूटिये के समान मजबूत। चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों वाले, गोल आंखें रंग शहद के समान जो धूप में तरल सुहाना और छाया में जमे मधु सा पारदर्शी प्रतीत होता था। उसे नाम दिया गया नीलू। आकृति, बल और स्वभाव की विशेषता ऐसी थी कि ऊंची दीवार को एक छलांग में पार कर जाए। रात्रि में एक बार भौंक पड़े तो वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर दे। दैन्य से रहित और अलभ्य दर्प से युक्त नीलू को प्रिय से प्रिय आहार भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी तरफ देखता भी न था। यदि किसी बात पर छिड़क दिया जाए तो बिन मनाए वह सामने भी न आता था। 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान घर का बाहरी बरामदा ही रहा। वह घर में
सभी आने जाने वालों का निरीक्षण करता, उनसे मिलने वालों को प्रायः सभी को पहचानता। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। वह मेरे लिए किसी विशेष मित्र के आगमन की सूचना होती थी। मुझसे मिलने आ रही हूँ सुनने के उपरांत ही वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जाकर बैठ जाता था। उसकी ध्वनि ज्ञात इतना विस्तृत था कि बाहर या रास्ते में घूमते हुए कोई उससे कह देता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से 4 दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। कोई काम नहीं है जाओ कहने पर वह मूर्तिवत खड़ा रहता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ना पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता। हिंसक जाति के माता पिता से जन्म पाकर भी नीलू में हिंसक प्रवृत्ति का कोई चिन्ह न था। उसके 13 वर्ष के जीवन में कोई ऐसा घटना ना थी जब उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते देखा गया हो। उसका यह स्वभाव मेरे लिए नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य की घटना थी। बंगले के रोशनदानों में गौरैया के घोंसलों से उसके चूजे प्रायः उड़ने के असफल प्रयास से नीचे गिर जाते थे। ऐसे में नीलू किसी सतर्क पहरेदार के कर्तव्य का निर्वहन करता हुआ किसी जानवर द्वारा हानि पहुंचाने से उसकी रक्षा करता था। उसके होते हुए किसी कुत्ते बिल्ली की हिम्मत ना होती थी कि उसका तनिक भी अहित कर सके, हानि पहुंचा सके। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुंह में दबाकर मेरे पास ले आता था। वह तब तक उसे कोमलता से मुंह में दबाए खड़ा रहता जब तक मैं सीढ़ी तथा उस बच्चे को रोशनदान पर रखे घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था ना कर लेती या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। सवेरे जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती तो वह विपरीत मौसम की भी परवाह ना कर मुझे दरवाजे पर मिलता और मेरे साथ साथ घूमता। वह पक्षियों के कक्षों की 2 फुट ऊंची दीवार पर लगी जाली पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और आंखें घुमा घुमा कर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य रात में कई बार पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता। खरगोश प्रायः अपने कक्ष से धरती के भीतर सुरंग खोदकर दूसरे कंपाउंड में जा निकलते और वहां जंगली बिल्ली द्वारा मार दिए जाते थे। एक दिन नीलू ने 4 दीवारी के पार एक खरगोश को पहचान लिया। वह तुरंत कूदकर दूसरी ओर पहुंचा, जिससे जंगली बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोश को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। इस परोपकार में सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और उसने कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेला। शांत स्वभाव से वह कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो जाने पर मुझे अस्पताल की शरण लेनी पड़ी। उस दिन मेरे लिए आवश्यक सामान अस्पताल पहुंचाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे जैसे सब पता चल गया था। इसमें उसकी उदासी देखकर सब हैरान थे। उसने 3 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। जब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया, मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया।
तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। इसलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा तथा डॉक्टर नर्स सभी से परिचित हो गया था। 14 वर्ष के उसके जीवन काल में वह जन्म से मृत्यु के क्षण तक मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने पर मुझे चिंता हो, ऐसा अब तक कोई नहीं था। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों अब हम आते हैं इसी पाठ से संबंधित कुछ शब्द अर्थों पर। तो देखिए, पहला है हमारा राजसी, यानी कि राज परिवारों जैसी। दूसरा है हमारा वेगवती, यानी कि तीव्र धाविका या फिर तेज गति से दौड़ने वाली। फिर है सघन, यानी घनी। फिर देखिए बच्चों, हमारा अगला शब्द अर्थ है चेतना, यानी कि बुद्धि। फिर है घ्राण शक्ति, यानी सूंघने की शक्ति। आहार भोजन, दुग्ध चूर्ण दूध पाउडर रूप में। स्तब्धता खामोशी, दैन्य यानी कि दीनता, अलभ्य यानी कि दुर्लभ जो मिलता ना हो। फिर देखिए अवज्ञा यानी कि अनादर, अपमान या अवहेलना। परिचित यानी कि जानकार। मूर्तिवत, तो मूर्तिवत का अर्थ है बच्चों स्थिर भाव से मूर्ति की तरह